Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome all to the Unacademy India's largest learning platform. जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी मुन्ना लोग। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि CSIR नेट जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स पहली बार CSIR नेट के बारे में सुनता है तो उसको आधी से ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कब फॉर्म भर सकता है, कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कितने पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं एवरी सब्जेक्ट में, जैसे कि कोई फिजिकल का है, कोई केमिस्ट्री का है। तो देखेंगे, हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, डिटेल में बातें होंगी एकदम से। सभी एक बार कनेक्ट करेंगे फटाफट से। चलिएगा साहब, आइएगा जल्दी से, एक बार सभी कनेक्ट करेंगे फटाफट से। ये जी बैच चल रहे हैं, आउटसाइड बैच फॉर फिजिकल साइंस एंड कॉमर्स के लिए। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटसाइड बैच और कॉमर्स के लिए, ये बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। स्पेशल क्लासेस के बारे में जान लीजिए दोस्तों। स्पेशल क्लासेस का मामला क्या है कि स्पेशल क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। पहली बात, सबसे बड़ी बात है, ये सारी क्लासेस क्या होती हैं, फ्री होती है। इनको देखने के लिए आपको सिर्फ अनलॉक कोड यूज करना होता है, BCAM10 कोड डालकर आप सारी क्लासेस को क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। और मैं फिलहाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और NMR का सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऐप के ऊपर, जिसमें आपको ढेरों प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कितना लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो स्पेशल क्लासेस के फीचर्स अगर आप देखोगे तो यूट्यूब से बहुत एक्स्ट्रा है। मतलब यहाँ पोल भी मिलता है। पोल का फायदा ये है कि जैसे मेंटी खेलते हो ना आप, मेंटी में क्या होता है कि आपको टाइम दिया जाता है। सेम वैसे मान लीजिए 50 मुन्ना एक साथ देख रहा है, टाइम दिया गया है, उस टाइम में कौन कितना फास्ट दे रहा है, कितना स्लो दे रहा है आंसर, किसका करेक्ट है किसका इनकरेक्ट, और फाइनलाइज रिजल्ट इसमें मिल जाता है हमको। हैंड रेज वाला ये ऑफलाइन वाली फीलिंग दिलाता है सर एकदम से। जैसे पीछे बैठा स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, आप बेल आइकन या फॉलो करके रखते हो एजुकेटर को तो नोटिफिकेशन आ जाता है, लेक्चर का नोट्स मिल जाता है। यूट्यूब पे क्या रहता है कि आप देख लेते हो, उसके बाद आपको उसका जो कंटेंट होता है वो मिल नहीं पाता। बट ऐप के ऊपर क्या है कि जैसे क्लास खत्म होगा वो PDF आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनी टाइम एनीवेयर, क्या है ये, ऐसा मामला है कि सर एनी टाइम एनीवेयर में आप मान लीजिए उस टाइम पे आप क्या है, बिजी है, जब लाइव क्लास चल रही है आप क्या है, बिजी है, तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अगर आप फ्री है तो लाइव भी देख सकते हैं। ऐसा मामला है सर, दोनों में एकदम से क्लियर। यहाँ तक इसका समझ आया। ये अपना चल रहा है साहब एकदम से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 6 आज आने वाला है 7 बजे। पार्ट 6 आएगा, ये कल का है, कल हो चुका है, ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 13 लेक्चर हो चुके हैं, बाकी और भी आएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारा सारा एकदम। आप नया क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने 2 सीरीज स्टार्ट की हुई है सितंबर मंथ के लिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं भर भर के, तो जो देख रहा होगा उसको पता होगा साहब एकदम से, जितना मुन्ना देख रहा है उनको पता होगा। इसके अलावा देखिए ये वाला NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक दिन 102 मुन्ना देख रहा था, तो जो यूट्यूब पे देखते हैं वो देख लो कितना मुन्ना क्लास देखता है। एक दिन 102 देख रहा था। जनरली 30-40 तो एक साथ होता ही होता है, नॉर्मल डेज में 30 तो मैक्सिमम 30-20-30-40 ऐसे होता है, और एक दिन तो 102 था। तो ऐसा मामला यूट्यूब से बहुत जबरदस्त मामला है, तुमको पता है ऐप के ऊपर। तो जो ऐप के ऊपर नहीं है वो ऐप पे आ जाएगा क्लासेस को देखने के लिए। इसके अलावा उन क्लासेस देखिए, फ्री का क्लासेज है वो बिल्कुल, और ये 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन है, इसको अलर्ट है सर लेके, ये कभी भी इसका प्राइस क्या कर सकता है, हाइक कर सकता है, ठीक है। ये अपने बारे में साहब 3 साल से मैं CSIR नेट के फील्ड में काम कर रहा हूँ, बहुत सा मुन्ना लोग को पता भी होगा। इसके अलावा आप इस कोड को ध्यान रखेंगे स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए, एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए। 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है साहब अनअकैडमी पे, 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन है। अगर कोई रेगुलर वे में तैयारी करना चाहता है फ्री कंटेंट के अलावा, देखिए यूट्यूब पे फ्री मिलता है, स्पेशल क्लासेस में फ्री मिलता है। उसके अलावा कोई एक मेरा सीक्वेंस में कि हमें पहले से पता हो कि सर कौन सा क्लास होगा, तो यहाँ देखिए ये आइकॉनिक और प्लस 2 नाम से है। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेज मिलता है, एज वेल एज आपको क्या मिलता है, क्विज मिलता है, टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। ये सब चीजें आपको क्या मिलती है प्लस के ऊपर। और आइकॉनिक के अंदर भी ये चीजें मिलती हैं, सभी चीजें आइकॉनिक के अंदर भी मिलती है। बट ये जो है ना, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलता है,
आइकॉनिक के अंदर मिलता है साहब। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको आइकॉनिक के अंदर मिलती है। ये डिफरेंस है कुछ प्लस एंड आइकॉनिक के, आप इनको देख सकते हैं एकदम से। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होता है। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्नर डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपको क्या मिलता है, CSIR UGC नेट अपना ऑप्शन करोगे क्लिक, और उसके बाद आपके पास चॉइस आएगा 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको लगता है कितने महीने में हमारा तैयारी बेस्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और BCAM10 अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, और बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं आप। जो ये मुन्ना सोचता है ना कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, तो उनके लिए बता देता हूँ, बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस वाला जो मामला है उसमें क्या है कि आप किसी भी एजुकेटर का कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मतलब जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो तो देख ही सकते हैं, और आपको पता है एक से ज़्यादा एजुकेटर एक टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ये 100% श्योर है। आइकॉनिक के लिए 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का साहब मामला एकदम से। इसके अलावा आप पे कर सकते हो किसी भी मेथड से, कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, EMI, कैश, कैसे भी ये आप कर सकते हो, सारा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा बग्स बंटी सबको ही पता है साहब। बग्स बंटी बोले तो अगर आपको कहीं इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो और अपना प्राइज विन कर सकते हो। एक बार ऑडियो का भी कंफर्म कर देंगे जितने मुन्ना लोग देख रहे हैं जल्दी से। इतना मुन्ना लोग देख रहा है, और ये आपका रहेगा ओपन डाउट सेशन CSIR नेट एग्ज़ाम को लेकर कि कब CSIR नेट एग्ज़ाम हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन सब पे बातें करेंगे कल संडे को। ठीक है, कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, कैसे क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो आपको। ठीक है, चलिए जी अब थोड़ा सा अपना काम का बात, जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। एक बार सभी कनेक्ट करेंगे फटाफट से, जल्दी से एक बार सभी आ जाएंगे मुन्ना लोग, और सभी जल्दी जल्दी से कनेक्ट करके एक बार मेरे को ऑडियो का कंफर्म कर देंगे सभी। एक बार ऑडियो का सभी कंफर्म करेंगे, कौन कौन देख रहा है एक बार ऑडियो का कंफर्म करेंगे। अपनी अटेंडेंस भी लगवा लो भाई साहब, अटेंडेंस बोले तो हाजिरी लगवा लो, अपनी हाजिरी। पहले बोलते थे ना हाजिरी लगवाना है छोटा क्लास में। ठीक है, चलो भाई साहब देखो, आपको पता है कि जब हम CSIR नेट की बात करने जाएंगे तो आपको पता है कि पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब उसको NTA कंडक्ट करवाती है। मतलब जो सारी गाइडलाइंस इसको मिलती है वो फॉलो करनी होती है, सारा जो प्रोसीजर है वो करता है CSIR नेट कंडक्ट करने का काम CSIR नेट का, उसको करवाने का, सीटिंग प्लान का, ऑनलाइन प्रोसेस का सारा काम कौन करेगा, NTA करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सारे एग्जाम कराती है, चाहे JEE का हो, नीट का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा अब कोई एग्जाम नहीं बचा हुआ जिसको NTA ना करा रहा हो। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम है NTA कंडक्ट करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं NTA का जबरदस्त रोल आ चुका है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, और CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब यहाँ देखिए एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए जानना सबसे पहले, कि यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइंट CSIR UGC नेट। अब देखिए अगर हम नॉन साइंस स्टूडेंट्स की बात करें, अगर आर्ट वाले स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो वहां सिर्फ UGC आता है, आर्ट वाले सब्जेक्ट में सिर्फ UGC का इंटरफेयर रहता है। और यहां अपने पास किसका आता है, UGC प्लस CSIR दोनों का आता है, UGC प्लस CSIR, UGC प्लस CSIR। देखिए एक बात बता देता हूं आपको, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कैसे कितना कट ऑफ जा रहा है, मैक्सिमम कितना कट ऑफ गया है आज तक CSIR नेट केमिकल साइंस में मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया है, नवंबर 2020 के अंदर लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें कितना गया, उससे पहले जून में हुआ, दिसंबर 2019 में हुआ उसमें कितना गया। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक प्लानिंग सेट कर सकते हैं कि हमको कितना मतलब मार्क्स के लिए तैयारी करना है। मतलब हमारा एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए ना कि हमको कितने नंबर के लिए पढ़ना है, 110 के लिए पढ़ना है, 100 के लिए पढ़ना है, 120 के लिए पढ़ना है। हमको एक आइडिया होना चाहिए ना कि मेरे को कितना टॉपिक करना है कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां अपने पास जर्नल, OBC और EWS, ये एक बहुत जबरदस्त बात है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, भाई जो आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर है। बट पैसे के अंदर कोई मामला डिफरेंस नहीं है,
भाई EWS का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। भाई जो क्या है, मतलब आर्थिक रूप से थोड़े से क्या है, परेशान है, मतलब जिनका इनकम वगैरह कम है, बट उनका पैसा उनको पूरा देना है वो EWS के अंदर, बट पैसा पूरा देना है एकदम से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है एक। OBC के लिए यहाँ क्या है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए है ये 500 रुपये, और SC ST के लिए 250, PWD के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता CSIR नेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम कंडक्ट। अब अगर यहाँ देखते हो आप, सबसे पहले तो आपको पता है कि अब ये कंप्यूटराइज मतलब ऑनलाइन एग्जाम होने लग गया है अब से। अब हमारा जो लास्ट एग्जाम से लास्ट 2-3 एग्जाम हो गए, सारे क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सारा डिजिटल सिस्टम बन रहा है, तो ऑनलाइन वाला मामला है। पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले, पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, कोई भी पहली बार तैयारी करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी, देखिए मान लीजिए आप किसी से क्या करने जा रहे हैं, कोई भी युद्ध हो रहा है, मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, कोई युद्ध हो रहा है, तो पहले उसको पूरा जज किया जाता है ना। भाई एक दूसरे से लड़ना है तो उससे पहले क्या देखा जाता है, उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, वीकनेस देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है ना। ओलंपिक्स में देख लो, एक एक खिलाड़ी का, क्रिकेट में देख लो, भाई क्रिकेट खेलने जा रहा है तो कोई टीम ऐसे ही नहीं चला जाता कि हाँ उस देश के साथ क्रिकेट खेल के आना है, चलो चलते हैं। उसके एक एक प्लेयर की कमी और खूबी सब पता होती है। जो सिलेक्टर्स होते हैं, कोच होते हैं, जितने ग्राउंड फील्ड पे काम करने वाले, जो जितना भी स्टाफ होता है, वो सारा जज करता है कि एक एक पॉइंट को। तो इसी टाइप से अगर जिस भी कोई CSIR नेट की जरूरी नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में एक एक डिटेल जानकारी पता होनी चाहिए रिगार्डिंग पेपर। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आएगा, किस टॉपिक से कितना आएगा, कितना नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। अब एक बात तो रियल कंफर्म है कि जो MSc के दौरान पेपर देता है ना स्टूडेंट, जिसका MSc चल रहा होता है, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, और वो नेट का फॉर्म भरता है, तो वो ज्यादातर क्या करता है, एक दूसरे को देख के फॉर्म भर देता है। उसको पता नहीं होता कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना, वो क्या सोचता है यार तुक्का लग जाएगा। उसको जब तक ये नहीं पता होगा कितना अटेम्प्ट करना है। अच्छा, वैसे तो पेपर में जब आप पेपर देने बैठते हो तो सब कुछ ऊपर मेंशन होता है कि आपको कितना पार्ट में से कितना करना है, कितना नेगेटिव मार्किंग है, बट उस टाइम पे अपने पे प्रेशर इतना होता है कि वो चीजें पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं होता। तो हमको पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना होता है कि हमको पता होना चाहिए। देखिए, एक बार जो दे लेता है उसको तो पता ही होता है, जो एक बार पेपर दे दिया होता है उसको तो साफ साफ पता ही होता है कि क्या होने वाला मामला। जो फर्स्ट टाइम है उसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 1 बाय 1 करके। क्लियर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो साहब, 3 पार्ट होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखिए, इनमें अगर हम बात करें ना, तो केमिकल साइंस की अगर मैं बात करूं सबसे पहले केमिकल साइंस की, तो आप देखोगे पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D बोले तो टोटल। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन अपने पास 120 होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन 120 है, आपको करने कितने 120 में से, मैक्सिमम आप 75 कर सकते हो, 75 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हो। पार्ट A के अंदर जिसमें जर्नल एप्टीट्यूड आता है, पार्ट A बोले तो जर्नल एप्टीट्यूड। अब देखिए, पार्ट A के अंदर जर्नल एप्टीट्यूड आता है, और जर्नल एप्टीट्यूड पूरे, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे वो केमिकल का हो, चाहे वो अर्थ साइंस का हो, किसी भी साइंस का हो, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सबके अंदर 20-20 क्वेश्चन आएगा। 20-20 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपको यहाँ से 30 मार्क्स मिलते हैं। 200 में से 30 मार्क्स का आपका नॉन केमिस्ट्री या नॉन जो सब्जेक्ट है उसका होगा पेपर है। मतलब अगर मैं केमिस्ट्री का हूं तो मेरे पास 70, जो 30 नंबर का है वो क्या होगा, बिना केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। 170 नंबर का मेरे पास क्या होगा, केमिस्ट्री का मामला होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो पहले में नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है 0.5। अगर 2 मार्क्स का है तो 0.5 आपका क्या होगा, नेगेटिव जाएगा अगर गलत कर देते हो तो। ठीक है, मतलब आपका सही वाला क्वेश्चन भी कट जाएगा। अगर पार्ट B में बात करूं तो मैं 40 क्वेश्चंस पार्ट B में, देखिए 2017 से पहले क्या हुआ करता था, या नंबर ऑफ चॉइसेस अपने पास बहुत ज्यादा होती थी, केमिस्ट्री के अंदर भी नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा होती थी। बट जैसे जैसे आपको पता ही है, एग्जाम का लेवल बढ़ाना हो, एग्जाम को हाई करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादातर आपकी तैयारी ऐसा करता है मुन्ना लोग के आउट ऑफ आउट भी मारने लग गए हैं, बहुत क्लोज चला जाता है पेपर के, बहुत क्लोज एकदम। तो इसका मतलब ये आउट ऑफ आउट तो आप देख ही रहे हो, आजकल छोटे बच्चे तो कितना पढ़ रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि बस पूछो मत। जेई नीट में 700-720 में से 720 भी मार रहा है, कर लो बात, अब क्या करोगे। इतना जबरदस्त तैयारी, इतना जबरदस्त फैसिलिटी, इतना जबरदस्त मिल रहा है कि अब एग्जाम बनाने वाले को कुछ टफ करने के लिए क्या कर सकता है, वो नंबर ऑफ चॉइसेस घटा सकता है। और ये जून 2017 सन 2017 के बाद ये हुआ है
कि तुम्हारे पास यहाँ अब क्या होने लग गया, 40 क्वेश्चन मिल लग गया, जिसमें से तुम मैक्सिमम 35 कर सकते हो, मैक्सिमम 35। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 0.5 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पार्ट सी की बात करें तो 60, 25, 4 एंड 1, 60, 25, 4 एंड 1। तो आप देखिए पार्ट सी के अंदर आपको 60 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से ओनली 25 क्वेश्चन, डबल से भी ज्यादा चॉइस आपको मिलती है। अगर 50 में से 25 करने होते तो यूं मान लिया कि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना है, यहाँ तो आपको 60 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन लगाना होता है। और अगर मान लीजिए आप 25 भी लगा लेते हैं तो आपके 100 नंबर तैयार है एकदम से। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सर पेपर में हमको चॉइस नहीं मिलता, ये तो आप एकदम से नहीं बोल सकते कि हमें पेपर में चॉइस नहीं मिलता साहब। अब सुनिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ टोटल अगर हम नेगेटिव मार्किंग की देख के बात करें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 120, जिसमें से हमें मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं, 75। टोटल मार्क्स बनेंगे 200, टोटल क्वेश्चंस को मिला के टोटल 200 मार्क्स। और इसके अलावा आप देखिए 0.5, 0.5 एंड 1 ये मार्क्स है, जो कि आपका अगर गलत होता है क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के लिए अपने सही क्वेश्चन के आंसर से नंबर कटवाना होगा कंफर्म। अब देखिए अगर मैं एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए बात करूं तो यहां भी अपने पास पार्ट ए के अंदर तो 20 ही क्वेश्चन मिलता है, बट पार्ट बी के अंदर देखो केमिकल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। केमिकल साइंस में 40 मिलता है, या 50 में से 35 करना होता है अर्थ साइंस और प्लेनेटरी साइंस वालों को। और पार्ट सी के अंदर 80 मिलता है, 25 करना होता है। और टोटल क्वेश्चन इनको 150 मिलता है, करना 75 होता है, मार्क्स 200 होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ चॉइसेस और ज्यादा हो जाती है अर्थ साइंस के अंदर, अर्थ साइंस के अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस और ज्यादा हो जाता है। बट यहाँ थोड़ा सा एक नेगेटिव मार्किंग वाला ये है 1.32, अपना यहाँ नंबर कटता है एक गलत के बाद। यहाँ चॉइसेस ज्यादा है तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग वाला क्या है, थोड़ा सा लफड़ा ज्यादा है, मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है केमिकल साइंस के कंपेरिजन में। अगर अर्थ साइंस में बात करें तो केमिकल साइंस के कंपैरिजन में क्या है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है साहब। ठीक है, अगर इसके अलावा आप बात करोगे, अगर आप इसके अलावा बात करें हम लाइफ साइंस की, तो वहां भी अपने को 20, 50, 75 और टोटल 145। मतलब मैं अगर लाइफ साइंस में और अर्थ साइंस में बात करूं और केमिकल साइंस में बात करूं तो केमिकल साइंस में क्वेश्चंस इनके कंपैरिजन में क्या है, कम आते हैं अर्थ साइंस और लाइफ साइंस के कंपैरिजन में। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ साइंस और लाइफ साइंस के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन से कम आते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट बात है वो सुन लो। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मान लो आपको करने कितने हैं, 75 में से 25 क्वेश्चन करना है, और आप कहते हो कि मेरे को तो 30 आते थे, मैंने 30 कर दिए क्वेश्चन। आपने मान लो 75 में से 30 कर दिए, आप ये नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये देखो जैसे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको 75 में से आप 30 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, आपको नहीं पता वो सही है गलत है, आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और पहले 1 से लेकर 25 तक आपके क्या थे, मान लो 16 ठीक थे, और उसके बाद 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, पांचों क्वेश्चन आपके ठीक थे, 5-6 क्वेश्चन ये सारे आपके ठीक थे। तो एक बात ध्यान रखने का, यहां जो काउंट किए जाएंगे अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं 25 से, मतलब जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है अगर उससे ज्यादा अटेम्प्ट आप कर देते हैं तो आपके जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है वही काउंट किए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर 25 है, आपने स्टार्टिंग वाले 25 किए हैं, उस सेक्शन में मान लीजिए मैक्सिमम 25 क्वेश्चन कर सकते हैं और आपने 30 कर दिए, तो आपके पहले 25 क्वेश्चन ही क्या होंगे, काउंट होंगे एकदम से। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको वही क्वेश्चन करना है जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो, ताकि अपना कोई गलत क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को ना अटेम्प्ट करना पड़े। इसके अलावा देखिए मैथमेटिकल साइंस में अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देखिए 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन। मैथमेटिकल साइंस में और केमिकल साइंस में एक जैसा क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यहाँ रेशियो थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव मार्किंग का जो मामला है पार्ट सी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मैथमेटिक्स में, जहां ये क्वेश्चन 7.45 मार्क्स का होता है। और इधर भी देखो केमिस्ट्री के अंदर 40 में से 35 करना होता है, मैथमेटिक्स वालों को 25 ही करना होता है, ओनली 25। बट इन्होंने यहाँ जो अपने को 25 करना होता है, यहाँ नंबरिंग देखो, यहाँ मामला सब अलग अलग है। अपने को यहाँ 30 करना होता है केमिस्ट्री में, 35, केमिस्ट्री में 35 करना होता है, यहाँ अपने को 25 करना होता है।
बट मैथमेटिक्स साइंस में आप अगर देखते हो तो 40 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन करना होता है, 60 में से सिर्फ 22 क्वेश्चन करना होता है। मतलब इनके पास 50% चॉइस होता है। इनको 120 क्वेश्चन में से ओनली 60 क्वेश्चन करना होता है मैथमेटिकल साइंस में। तो अब तक का एग्जाम जो पैटर्न है हमने देखा, अर्थ साइंस और लाइफ साइंस, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे केमिस्ट्री के बजाय, वहां तो 150 क्वेश्चन और 145 क्वेश्चन थे लाइफ साइंस और अर्थ साइंस के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर 120 थे, 120 में से 75 क्वेश्चन करना होता था। मैथमेटिकल साइंस में 120 में से ओनली 60 क्वेश्चन करना होता है, और एक पार्ट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। क्लियर है ये वाली बात। फिजिकल साइंस का थोड़ा सा मामला और ज्यादा पेचीदा है। यहाँ पहला सेक्शन तो कॉमन है सर, 20 में से आपको करना होता है 15 क्वेश्चन, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पार्ट बी में, तो पार्ट बी में 25 में से आपको 20 ही क्वेश्चन करना है। यह देखिए थोड़ा सा चॉइस देखिए यहाँ कितना दिया गया है, कहाँ यहाँ 40 में से 25 करना था, या फिजिकल साइंस में 25 में से 20 करना है। पार्ट सी में 30 में से 20 करना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का या 3.5 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 1.25, और टोटल 75 में से, टोटल 75 में से 55 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ चॉइस जो है सबसे कम किस में है, फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो फिजिक्स का तैयारी करता है उनको नंबर ऑफ चॉइस सबसे कम मिलता है, सबसे कम चॉइस मिलता है फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स को। क्लियर है यहां तक सबको एकदम से? बोलो। इसके अलावा केमिकल साइंस का थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम 15, 35 और 25 क्वेश्चन, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी रिस्पेक्टिवली, मोर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो पहले 15, पहले 35 और पहले 25 क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे, उन्हीं के बेस पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ साहब। इसके अलावा देखिए जो सब्जेक्ट कोड की बात करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो सब्जेक्ट कोड जरूरी होता है। सब्जेक्ट कोड देखिए केमिकल साइंस के लिए 701, 702, अर्थ साइंस, ओशियन और प्लैनेटरी फिजिक्स, इनका मामला ये रहेगा अपना आपका कोड का मामला। चलता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन मुन्ना फॉर्म भर सकता है, किसका एलिजिबल माना जाएगा। ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पेपर का। तो देखिए इसेंशियल क्राइटेरिया रहने वाला है, अगर आप CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी करना है तो आपके लिए जो इसेंशियल क्राइटेरिया है वो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए MSc इक्विवेलेंट डिग्री इन BS, BMS, MS 4 ईयर वाला जो मामला होता है वो, या आपके पास MSc और इक्विवेलेंट डिग्री, जैसे BTech का 4 ईयर का होता है मामला, फार्मास्यूटिकल्स में MBBS में एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए। अगर मान लीजिए आप CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मिनिमम आपके मास्टर्स में, या अगर आप 4 ईयर के प्रोग्राम में हैं जैसे BTech टाइप के, तो आपको मैक्सिमम कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, 55। किसके लिए ये जनरल कैटेगरी, जनरल एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट। अगर आप SC, ST या PWD से हैं तो आपको क्या चाहिए, ओनली 50%। तो एक बात तो कंफर्म है सर कि अगर मुझे MSc की डिग्री पे 55% से मार्क्स कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप एलिजिबल नहीं है नेट के लिए। 55% से कम, 55% से कम अगर किसी के मार्क्स आते हैं तो वो फॉर्म में फिल नहीं कर सकता, मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा CSIR नेट के लिए। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए कि क्या मैं MSc के दौरान फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैं एलिजिबल रहूंगा अगर मैं MSc के दौरान फॉर्म भरता हूं तो उस केस में देखिए मेरी बात सुनिए आप, अगर आप MSc के दौरान हो, देखिए गेट आप BSc 3rd ईयर का स्टूडेंट भी दे सकता है, गेट जो है वो BSc 3rd ईयर का स्टूडेंट देता है, ठीक है, उसके लिए भी वैलिड है, वो दे सकता है। नेट के अंदर आप ना अगर MSc मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, MSc फर्स्ट में आप बिल्कुल पेपर दे सकते हैं एकदम से और आप क्लियर भी कर सकते हैं। सेकंड ईयर में है तो भी एकदम मामला क्लियर है, आप पेपर दे सकते हैं
और देना भी चाहिए, दे भी सकते हैं, पेपर देना भी चाहिए आपको। क्योंकि देखिए कई जगह क्या होता है कि एमएससी करने के बाद लोगों को पता चलता है कि नेट नाम का कोई पेपर होता है। बहुत से एरिया अब तक है इंडिया के अंदर ऐसा। अब तो चलो थोड़ा ऑनलाइन का मामला हो गया है, इस वजह से क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या है पता चल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा एग्जाम होता है। 2-4 साल पहले की बात करें अगर हम, जब ऑनलाइन का इतना मामला नहीं था, तब क्या था कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता था कि एमएससी के बाद क्या करना क्या है। अब तो चलो हर वीडियो और आपको बहुत सा मतलब सोशल साइट पे मिल रहा है, जैसे यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे देखिए हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको सिंपल सा है कि फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकंड ईयर में हो एमएससी के दौरान, या आप एमएससी पास आउट हो, एमएससी पास आउट हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, एमएससी पास आउट हो तो ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकंड ईयर में हैं, तो एक बात ध्यान रखने का, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो पेपर तो दे सकता है एकदम से, बट उसको सर्टिफिकेट अगर क्लियर हो जाता है तो वो कब मिलेगा, जैसे रिजल्ट अवेटेड है, मान लीजिए किसी का, अगर मान लीजिए किसी का रिजल्ट नहीं आया, मान लीजिए उसका एमएससी अभी कंप्लीट नहीं है बट उसने क्लियर कर लिया, तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कब मिलेगा। देखिए आप जब ये क्वालिफिकेशन जो इसने यहाँ लिखी हुई है कि 55% मिनिमम होना चाहिए, जब आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, आप मार्क लिस्ट का मेल करोगे, फोटो जो भी करोगे प्रोसीजर, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एमएससी का जो नेट का सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। मतलब आपको पहले एमएससी 55% के साथ दिखाना होगा अगर आपका क्लियर है तो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो अच्छा, फॉर्म भरते टाइम क्या करना होता है, आपको जो भी एचओडीज होते हैं आपके डिपार्टमेंट के, उनसे अटेस्टेड करवा के और एक हार्ड कॉपी भेजनी होती थी, ठीक है, फॉर्म के टाइम कि मैं इस इंस्टीट्यूट में एमएससी कर रहा हूं, मतलब मैंने इनरोल किया हुआ है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में वो भेजना होता है, बट आपका जब क्लियर हो जाता है तो सर्टिफिकेट आपका तभी मिलता है जब आप एमएससी का डिग्री दिखाते हो 55% के साथ। क्लियर है ये बात, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए साहब। अब चलते हैं नेक्स्ट, एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट हो सकती है। एज लिमिट, तो अगर एज लिमिट की बात करें ना, तो हमारे पास जो पेपर है ना, वो एक बात ध्यान से सुनिए, कईयों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जेआरएफ और एलएस, जेआरएफ और एलएस, सीएसआईआर नेट के अंदर दोनों का एक ही पेपर होता है। सीएसआईआर में साइंस के सब्जेक्ट में अगर आप बात करो, एलएस और सीएसआईआर, एलएस और जेआरएफ एक ही पेपर में, मतलब आपको पेपर एक ही देना है। इसमें जो ज्यादा मार्क्स लेता है, कट ऑफ अलग अलग बनेगी, जिसका ज्यादा मार्क्स होगा, जिसका मार्क्स क्या होगा, ज्यादा होगा, जो टॉप में होंगे उनको जेआरएफ, ये नंबर ऑफ सीट्स वेरी करती रहती है हर बार, कोई फिक्स सीट नहीं होता ऐसा, ठीक है। एलएस के लिए मतलब अलग कट ऑफ बनेगा, मान लीजिए 200 नंबर में से मान लीजिए 120 पे क्या गया है, 115 पे मान लो जेआरएफ का कट ऑफ है, और 105 पे क्या है, एलएस का है। मतलब 119 वालों को उसी एग्जाम में, एक ही एग्जाम में मार्क्स के बेसिस पे जेआरएफ और एलएस दिया जाता है। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं, ज्यादा मार्क्स वाले हैं, उनको जेआरएफ, और जो कम वाले हैं उनको एलएस। अच्छा, एक फॉर्म फिलअप करते टाइम एक बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि आप कौन सा कैटेगरी चूज कर रहे हैं, आपने जेआरएफ टिक किया है या एलएस टिक किया है। अगर आपने मान लीजिए एलएस टिक कर दिया फॉर्म के अंदर, फॉर्म भरते टाइम आपने लेक्चरशिप को क्या कर दिया, टेक कर दिया, आपने जेआरएफ नहीं किया, और आपके मार्क्स आगे मान लीजिए 125 मार्क्स आ गए आपके 125, आपको जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगा, आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम क्या भर दिया, एलएस भर दिया। बट अगर आप जेआरएफ भरते हो, फॉर्म भरते टाइम आप जेआरएफ पे टिक करते हो और आपके 125 आ जाते हैं, तो एलएस ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, एलएस जो लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट है वो आपका ऑटोमेटिक काउंट होगा। अगर आपने जेआरएफ भरा है तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, और अगर आपने एलएस भरा है और आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको वैलिड नहीं होगा। अच्छा, जेआरएफ के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर है, मैक्सिमम क्या है, 28 ईयर है। वैसे अब थोड़ा कोविड की वजह से ये चेंज करते रहते हैं कि इस वालों को 6 महीने ज्यादा दे देते हैं, कम दे देते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, 28 है। स्टैंडर्ड क्या है, 28 है, कि 28 तक आप, अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आपको 28 तक क्या कर सकते हो, आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर सकते हो, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हो तो। बट अपर एज लिमिट जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा का टाइम होता है, मतलब वो 33 ईयर तक क्या कर सकते हैं, जेआरएफ का क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा 3 ईयर का मिलता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को। ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर आते हैं, मतलब ओबीसी आते हैं
बट उनके घर में जॉब वगैरह और जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो होती है ओबीसी के अंदर। ओबीसी के अंदर दो मामले होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो ये सिर्फ 3 साल का जो है छूट है जो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है, नॉन क्रीमी लेयर पे है। अच्छा, एलएस के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, बट इसका एक एज लिमिट तो नहीं है। मैं ऐसे बोल दूं कि आप 60 साल के उम्र में आप एलएस दे दो, या आप कभी भी, मैं कहता हूं 70 साल में, उसका फायदा नहीं है। क्योंकि जो एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट जॉब का, उसकी एज होती है कि आप इस एज तक क्या लग सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का मान लो हरियाणा में बात कर ले अगर हम, कि हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं हरियाणा में, तो आपका एज होना चाहिए 42 लास्ट। 42 के बाद आप एलिजिबल नहीं है लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब एक क्राइटेरिया तो बनेगा ना भाई। यहां तो लिख दिया चलो एज, हम एग्जाम दे सकते हैं, ये बात ठीक है, बट वो एग्जाम हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा वो अपनी एज पर तो डिपेंड करेगा भाई। यहाँ जेआरएफ में चलो 80-28 फिक्स कर दिया, बट यहाँ अगर हम 44 साल का बाद मैं नेट क्लियर करता हूँ, मेरे क्या काम आएगा वो एग्जाम? कोई काम नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको एकदम से? ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि कितना परसेंट वो डिसेबल्ड है। ये मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ही उनको काउंट किया जाता है कि वो 40% या और ज्यादा डिसेबल्ड है या नहीं है। ये सर्टिफिकेट जब बनता है ना पीडब्ल्यूडी का, तो ये उस पर मेंशन होता है कि वो कितने परसेंट डिसेबल्ड है। मतलब वो सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो उसका परसेंटेज होता है, मतलब उसका जो बॉडी है वो कितना परसेंट मतलब क्या है, डिसेबल्ड है, तो वो उसके हिसाब से आपको कंसिडर किया जाता है। 40% या जिससे ज्यादा का सर्टिफिकेट होता है उसको पीडब्ल्यूडी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद ये थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में, ये तो जब आता है फॉर्म तो सभी पता चल ही जाता है कि 30 KB 200 KB का फोटो वगैरह। अब बात करते हैं हम लेक्चरशिप और इनकी कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ चला जाता है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम। कट ऑफ तो दोस्तों देखिए, अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं केमिकल साइंस की लास्ट एग्जाम की बात करूं, केमिकल साइंस की बात चल रही है, ये केमिकल साइंस, ये जो बात हो रहा है ये केमिकल साइंस का बात हो रहा है साहब। तो केमिकल साइंस में आपको पता है, अभी हमने देखा जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो अपने पास 200 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 200 मार्क्स अपने पास होते हैं। उसमें से अब देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको पहले क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मेरे को कितना, अब देखो टारगेट तो बना के चलना पड़ता है ना कि मेरे को कितने मार्क्स लेने हैं। टारगेट जरूरी है सबसे पहले तो, टारगेट कि मेरे को कितने मार्क्स लेके आने हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपका टारगेट ही नहीं है, मतलब आप पढ़ते ही जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपको 100 लेना है, 110 लेना है, 120 लेना है, किसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, टारगेट। ठीक है, तो टारगेट में अब आपको पहले कट ऑफ का आइडिया देखोगे तो नवंबर 2020 के अंदर जो टारगेट जो कट ऑफ गया, जेआरएफ का कट ऑफ है ये गया 50.50%। अब 50.50% का मतलब क्या है, यहां 1% का मतलब है 2 मार्क्स। 1% का मतलब है 2 मार्क्स। मतलब ये जो जेआरएफ हुआ, ये 50 का डबल करूंगा तो डायरेक्ट 100 और 0.50 का करूंगा तो 1, 101 पे। जनरल कैटेगरी की बात हो रहा है, ये जनरल कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी के अंदर है जेआरएफ नवंबर 2020 के अंदर 101 नंबर पे गया। और वहीं अगर मैं बात करूं दिसंबर 2019 में, तो ये आप अराउंड मान के चलो 110.5 नंबर पे जेआरएफ था। जनरल कैटेगरी का जेआरएफ था 110 पे। अब देखो 101, 110 और फिर 47। अगर 47 की बात करूं मैं, डबल करूंगा तो डायरेक्ट क्या बोलोगे आप, 94, और इधर से करेंगे डबल तो 1.5 यहां से आ जाएगा। मतलब अराउंड क्या हो गया, 95 पॉइंट समथिंग, 95 पॉइंट समथिंग पे क्या था, जेआरएफ था। क्या था, जेआरएफ का वैल्यू है, ये जेआरएफ का कट ऑफ है। तो अगर लास्ट के 3 एग्जाम की मैं बात करूं तो ये रहा 110 से लेकर 95 के बीच। और उससे पहले चलता हूं तो फिर आप देखिए थोड़ा सा और ऊपर गया है, 114 के आसपास गया है, ये 114 के आसपास। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ठीक है, ये अराउंड 114-15 के आसपास। तो एक बात तो है कि जो जेआरएफ का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, वो वेरी करता है। देखिए हाँ, यहां मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम कितना गया हुआ है अब तक। जेआरएफ की बात करें तो अब तक केमिकल साइंस में जेआरएफ मैक्सिमम 58.75 दिसंबर 17 के अंदर गया था। दिसंबर 17 के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था
58.75, 58.75। तो आप मान के चलिए डबल करोगे तो ये कितना बनेगा। आप जब डबल करने जाओगे तो आपको पता है कि 1% का मतलब 2 मार्क्स है यहाँ, तो ये अराउंड राउंड अपने पास पहुंच जाएगा 116 और 117 पॉइंट समथिंग, 117 पॉइंट समथिंग, मतलब 117 प्लस मार्क्स। हेलो तौसिफ, अब तक का जो CSIR नेट में JRF का कट ऑफ गया है वो मैक्सिमम 117-18 नंबर, 118 ही मान लो, 117 मान लो, मतलब 117 और 118 के बीच में मैक्सिमम गया अब तक। केमिकल साइंस के अंदर मैक्सिमम यही था, मतलब आज तक का रिकॉर्ड रहा है। देखिए लास्ट टाइम 101 पे, उससे पहले 110 पे, उससे पहले 95 पे, 100 या 96 पे, मतलब एक जो JRF का वैल्यू है, JRF का कट ऑफ है, वो मैक्सिमम गया है 118 आज तक के रिकॉर्ड में केमिकल साइंस में। तो यहां से आपको एक टारगेट सेट नहीं मिल रहा कि मैं JRF के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को कितना मार्क्स चाहिए। भाई हमको आइडिया तो हो रहा है ना कि कितना जा सकता है। और सबसे मुश्किल पेपर आया था जून 18 का, आज तक का मुश्किल पेपर जून 18 का। एक बात देख लो, सबसे मुश्किल पेपर था ये, पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुश्किल क्यों था। जून 18 का पेपर है, मुश्किल था सबसे। तो कट ऑफ भी देख लो कितना गया है, जितना नेट का जाता है बाकी दिनों में उतना यहाँ क्या किया है, JRF का गया है। जून 18 का पेपर आप देखोगे, आपको सोल्व भी करवा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब पे भी, बट आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा JRF का जो नेट का जो पेपर था जून 18 का, वो रियल में क्या था, टफ था। रियल में ही क्या था, टफ था एकदम। अब देखिए अगर हम LS की बात करते हैं तो अब मुझे एक आइडिया हो गया सर कि जो मैक्सिमम कट ऑफ है ना वो गई है 118, और अपने को एक रेंज है कि मैं अगर 110 मार्क्स के लिए तैयारी करके चलता हूं ना, 110 मार्क्स के लिए भी, आप 120 नहीं, आप अगर 110 के लिए भी अपने आप को तैयार करते हो तो आप JRF क्या कर सकते हो, इजीली ले सकते हो। जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बाकी कैटेगरीज में तो काफी रिलैक्सेशन मिलते हैं, मतलब 10 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है राउंड राउंड। अगर मैं LS की बात करूं तो ये देखिए 45 मीन्स अराउंड राउंड 90-91, यहाँ देखिए फिर से ये अपने पास बनेगा 95 के आसपास, यहाँ फिर से 84 के आसपास, और ये देखो कितना है 86 के आसपास। 86 पे क्या था, जून 18 के अंदर नेट था। तो यहां से आपको एक आइडिया तो हो रहा होगा केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स में कि आपको जो मैक्सिमम कट ऑफ और मिनिमम कट ऑफ से आप पता लगा पा रहे होंगे कि अपना कितना ज्यादा मिल सकता है, कितना कम मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, LS का जो मैक्सिमम गया हुआ है वो 52 गया हुआ है, 52 मतलब 104, 105। ये भी उसी टाइम गया था जिस टाइम JRF का कट ऑफ आई गया था। क्लियर है, ऑल क्लियर। एग्जाम डेट कब तक आएगी CSIR नेट का, देखो नीतू CSIR नेट का मोस्ट प्रोबेबल आपको दिसंबर में एग्जाम देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबल। अगर कोविड नहीं आता है, थर्ड वेव नहीं आता तो आपको दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, ये मान के चलो आप। और एग्जाम अगर दिसंबर में है तो आपको 2 महीने पहले आपको एग्जाम का डेट मिलेगा, जस्ट 2 महीने पहले, एग्जैक्ट 2 महीने पहले बोले तो नवंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, ठीक है, और सितंबर चल रहा है। मान लीजिए 15 दिसंबर को हुआ तो अपने पास 15 अक्टूबर के आसपास आपको 2 महीने से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो CSIR प्लस UGC का, यहाँ जो साइंस के स्टूडेंट्स का जो पेपर होता है वो CSIR प्लस UGC दोनों कंडक्ट करवाती है। जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया, सर ऑफिशियल सर साइट पर देखो, अयान अहमद जर्नल एप्टीट्यूड का जो है ना, मैंने आपको जैसे बताया, ये रहा लाइफ साइंस का, जैसे मैंने बताया आपको लाइफ साइंस का भी जर्नल एप्टीट्यूड का पार्ट जो है सभी सब्जेक्ट का सेम होता है, सभी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट सेम होता है साहब सिलेबस, इसका कोई अलग से नहीं होगा साहब। लाइफ साइंस का पार्ट A प्लस जर्नल एप्टीट्यूड का सिलेबस कहां से डाउन होगा, ऑफिशियल साइट से। देखिए अगर आप पार्ट, मैं तो एक बात बोलता हूं, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं पार्ट A की, तो आप सारे आपस में क्वेश्चंस इंटरचेंज लगाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से इंटरचेंज क्वेश्चन लगाएंगे। बस पेपर डिफरेंट कब आता है, जिसमें शिफ्ट चेंज होता है ना भाई, सेम शिफ्ट में पेपर होता है उनका सेम ही आ जाता है, जो डिफरेंट आता है वो डिफरेंट शिफ्ट के लिए आता है बस, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट है जर्नल एप्टीट्यूड का वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ये था कट ऑफ का मामला। अब एक बात हो रहा है, एक नई कैटेगरी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाली जो बनाई गई, इसमें काफी मतलब कट ऑफ काफी लो गया, कट ऑफ क्या गया, काफी लो गया।
अगर नवंबर की बात करें हम, नवंबर वाले एग्जाम की, लास्ट एग्जाम की, वो गया 44.50, 44.50। और अगर हम बात करें एलएस की तो वो गया 40 पॉइंट, मतलब 80 पे नेट और 88 पे क्या था, जेआरएफ था। ठीक है, यहां नंबर का घटना मतलब क्या था, जेआरएफ का वैल्यू, इनका जर्नल कैटेगरी के अंदर वैल्यू का बढ़ना, जेआरएफ के ऊपर है वैल्यू का बढ़ना, जेआरएफ की कट ऑफ का बढ़ना। और मैंने बता दिया जेआरएफ का आज तक मैक्सिमम आपका गया है 118, कितना गया है 118 केमिकल साइंस के अंदर, मैक्सिमम 118 गया है, 117 से 118 के बीच में। और वो भी कब गया, दिसंबर 17 के अंदर। और सबसे कम कब गया, जून के अंदर। जून का पेपर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ऑटोमेटिक से, जून का पेपर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इतना कम जाने का क्या रीजन था। ठीक है, तो नीतू ये मान के चलो आपको 2 महीने पहले मिलेगा, क्योंकि इनका जो ट्विटर पर नोटिस आया था थोड़े दिन पहले, उस पर यही बोला गया था कि 2 महीने पहले आपको बताया जाएगा। तो अभी मैं जो बात बता रहा था आपको यूजीसी वाली, देखो अपना जो साइंस का होता है उसमें यूजीसी प्लस सीएसआईआर दोनों इंटरफेयर करते हैं, और जो आर्ट के सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ यूजीसी करता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, 2 महीने पहले उनका एग्जाम बताया था और सही 2 महीने बाद उनके एग्जाम कंडक्ट करवाया। मतलब जिस दिन उन्होंने फॉर्म बताया कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट करवाया, उसके 2 महीने बाद, एग्जैक्ट 2 महीने बाद इनका पेपर है। ये भी चीज यहां होने वाली है, मैं बता दे रहा हूं आपको। सीएसआईआर में भी आपको 2 महीने पहले पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब है, जस्ट 2 मंथ फर्स्ट, 2 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक बात देखिए, आर्ट के सब्जेक्ट में और साइंस के सब्जेक्ट का सीएसआईआर नेट करवाने में बहुत डिफरेंट है। यहां नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत होता है, यहां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत होता है। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में आप आइडिया लगाइए, सर जेआरएफ के लिए केमिकल साइंस में मार्क्स कितने मार्क्स होने चाहिए। देखो नीतू ये मैंने यही बताया, यहां आपको सारी चीजें जो एक्सप्लेन करी वो यही करी कि अब तक का जो ये क्राइटेरिया है, आज तक का जो मैंने लास्ट का आपको बताया है कितने पे जेआरएफ जा रहा है, ये देख लीजिए। लास्ट टाइम का जो एग्जाम हुआ वो 101 पे जेआरएफ हो गया था, ये जेआरएफ का वैल्यू है। उससे पहले वाला 111 के आसपास था, 111 के आसपास, और सबसे कम था 96, और सबसे ज्यादा गया है 118, 117 के आसपास। इस परसेंटेज का मतलब है कि एक नंबर मतलब 2, 50 लिखा हुआ है मतलब 100 नंबर पे 2 से मल्टीप्लाई करके निकालना है परसेंटेज को। तो आप एक आइडिया लेके चलोगे ना, तो आज तक मैक्सिमम गया था दिसंबर के अंदर, दिसंबर 17 में 118 वाले स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था, और सबसे कम वाला कितने पे हो गया, 96 पे भी हो गया जर्नल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी में 5-7 10 नंबर कम हो जाता है। जर्नल का आप मान के चलिए आपको 50%, 50 to 55%, 50 to 55% से कम टारगेट लेके आप नहीं चल सकते बिल्कुल भी। क्योंकि अगर मैं यहां देखूं 50, 47, 55, 57, क्योंकि आजकल जो तैयारी हो रही है बहुत हाई लेवल का करता है स्टूडेंट, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो ये वेरिएबल है। जब अगर मुश्किल, अगर इस पेपर को देखोगे तो ये मुश्किल था, इसकी वजह से कट ऑफ डाउन चला गया। जून 18 का पेपर मुश्किल था, जून 18 का पेपर मुश्किल था, इसलिए इसका कट ऑफ डाउन गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कहता हूं आप 110, 115 का टारगेट मान के चलो। अगर ये करके चलते हो तो आपको नेट तो इजीली मिल जाता है, नेट तो 100 पे मिल जाएगा। अगर कट ऑफ हाई जाता है तो, वैसे जाता नहीं है, 115 तक बहुत कम चांस होते हैं। अगर पेपर बहुत हल्का आ जाता है तब जाता है, पेपर बहुत हल्का आता है तब ये कट ऑफ जाता है। जो 118 गया था पेपर उस बार बहुत आसान आया था, उस टाइम पेपर बहुत इजी आया था साहब। ठीक है, तो ये तो थी कट ऑफ की बात। अब थोड़ा कैरियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या तुम मतलब नेट के बाद तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि जिस चीज के तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए नहीं तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मतलब अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो तुम क्या कर सकते हो, जल्दी से बताइएगा क्या क्या कर सकते हो तुम। कैरियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो तुम क्या क्या कर सकते हो नेट क्वालिफाई करके। नेट क्वालिफाई के बाद आपके पास कितना कैरियर ऑप्शंस है। देखिए सबसे पहले जो पहला कैरियर अपने पास ऑप्शन आता है नेट क्वालिफाई के बाद है। देखिए अगर नेट क्वालिफाई के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास मान लीजिए आपके पास नेट या जेआरएफ दोनों चीज़ों में से एक चीज़ है, चाहे आपके पास नेट हो चाहे आपके पास जेआरएफ हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन नेट जेआरएफ। नेट करने का, जेआरएफ होगा तो भी चलेगा, नेट होगा तो
सबसे बेस्ट पोस्ट, सबसे बेस्ट बढ़िया पे स्केल की पोस्ट और एकदम शान वाली पोस्ट, शान, ठीक है, मतलब इज्जत वाली पोस्ट एकदम से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जो सबसे पहला ये क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, मतलब ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर स्टेट के अंदर जब पोस्टें आती है कॉलेज की तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। मतलब ये तो उनके लिए है, मान लीजिए आज वैकेंसी आया किसी स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज में लगने के लिए, ठीक है, बीएससी एमएससी को पढ़ाने के लिए। तो किसी कॉलेज के अंदर अभी किसी स्टेट में वैकेंसी आया तो वही मुन्ना लोग फॉर्म भर सकता है जिनके पास क्या होगा, नेट या जेआरएफ होगा। या आपके साथ क्या हो, अगर आपके पास नेट या जेआरएफ नहीं है, नेट और जेआरएफ नहीं है, तो आपके पास दूसरा रास्ता है पीएचडी का। आपके पास मान लीजिए अगर पीएचडी है तो आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो जब वैकेंसी आता है। तीसरा, कई स्टेटों में सेट एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट कई स्टेटों में ये होता है, कई स्टेटों में नहीं होता। नेट हर स्टेट में वैलिड होता है, ये नेशनल लेवल का है, ये स्टेट लेवल का होता है। ये जिस स्टेट का होता है वो उसी स्टेट में वैलिड होता है। क्लियर है? तो यहां अपन अगर बात करें तो सबसे बेस्ट पोस्ट, पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जबरदस्त है। आपको लगते के साथ ही 70-80 हजार रुपए का पोस्ट है। एक साथ लगते ही अगर जैसे ही आप कॉलेज में लगोगे 60 टू 70 कीजिए, स्टार्टिंग में तो 60 टू 70 कीजिए आप, 70-75 के एक बार लगने के साथ ही। फिर जैसे ही आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनते हैं, एसोसिएट अराउंड 12 साल बाद बनते हैं। जब आप 12 साल की जॉब कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास पीएचडी होता है, बाकी सारी क्वालिफिकेशंस देखी जाती है, उस टाइम पे अराउंड 12 साल के बाद आप क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट से एसोसिएट बन जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। पहले असिस्टेंट होते हैं फिर एसोसिएट बनते हैं। ये तो बाद की बातें होती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो तुमको पता ही है कि सैलरी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए ओनली जेआरएफ है, आपके पास नेट नहीं है, आपके पास नेट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास है ही है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। और स्कॉलरशिप आपको पता है कि स्कॉलरशिप भी बहुत टाइप का है। स्कॉलरशिप आपको नेट के बेस पे भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नेट के बेस पे स्कॉलरशिप मिलता नहीं है। यहाँ आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिल जाता है। मान लीजिए आप पीएचडी में एनरोल किया, आपको आईआईटी इंस्टीट्यूट से फेलोशिप मिल रहा है, एज वेल एज आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से मिल रहा है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है उनसे मिल रहा है। बस वो यूनिवर्सिटीज क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करनी चाहिए, आपको वहाँ से क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा, स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना होता है, स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना होता है, स्कॉलरशिप के अमाउंट की बात करें तो जो आपको स्टाइफंड मिलता है जेआरएफ का, वो मिलता है 31,000। कितना मिलता है, 31,000 आपको क्या मिलता है हर महीने, पर मंथ है ये, पर मंथ। और ये कब तक मिलता है, पहले 2 साल तक आपको मिलता है 31,000 रुपए। अगर आप क्या करते हैं, जेआरएफ के बाद आप पीएचडी के अंदर इनरोल करते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप पीएचडी के अंदर इनरोल हो जाते हैं, उसके अगले 2 साल तक आपको मिलता है 31,000 रुपये मिलता है, प्लस आपको 20,000 रुपये आपको कंटीजेंसी मिलता है, मतलब आपका जो बाकी स्टेशनरी का सामान है उनके लिए मिलता है, ठीक है। ये क्या मिलता है, 35 नहीं मिलता नीतू, स्टार्टिंग में 35 नहीं मिलता है, स्टार्टिंग में 35 नहीं मिलता है, वो एसआरएफ में मिलता है, एसआरएफ पे मिलता है 35, अभी आएंगे उस पर भी। तो ये आपको पर मिलता है पर ईयर आपको मिल जाता है अराउंड 20 के। ये 20 के जो होता है ये आपको पर ईयर मिलता है, पर ईयर बोले तो एक साल में आपको 20,000 रुपये आपको अलग से मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे ही 2 साल कंप्लीट कर लेते हो आप पीएचडी के अंदर, तो आपका जो जेआरएफ है वो कन्वर्ट हो जाता है एसआरएफ के अंदर, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर। जेआरएफ से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 31,000 से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 35,000 के अंदर, जिन सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले 2 साल में आपका पहले काम देखा जाता है, सब कुछ चीजें क्लियर होती है, पहले जो 2 साल होते हैं इनके अंदर आपने क्या काम किया हुआ है ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है, फिर आपको एसआरएफ मिल जाता है। एसआरएफ में आपको 4,000 एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाता है जब तक आपका पीएचडी चलता है। 5 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है, 5 साल तक आपको मिलता है।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप पीएचडी के अंदर एडमिशन लेते हैं किसी भी गाइड के अंदर, तो आप ये बात जरूर देखिएगा कि उन गाइड के पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, मतलब उनके पास किसी प्रोजेक्ट का पैसा आ रहा है क्या। अगर ऐसा होता है तो जो वो आपको केमिकल्स है वो वहां आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर उस डिपार्टमेंट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब आपका अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगता एकदम से। मान लीजिए अगर वहां कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट पे जो केमिकल्स आता है तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, आपका पैसा नहीं लगेगा उस केस में। अदरवाइज क्या होता है कि आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा केमिकल भी इतना महंगा होता है। आपको ये जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाएंगे साहब, बिल्कुल एकदम से। थोड़ा अनाउंसमेंट हो एग्जाम का, फिर आपको बताते हैं कि 2 महीने में कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा और टाइम पास आ जाए। अभी तो मैं तो आपको ये बताया, जैसे लास्ट में मैंने आपको लास्ट टाइम आपको मैंने पार्ट बी का एनालिसिस करके दिया था एक एक टॉपिक का, वो बेस्ट था एकदम से। पार्ट बी का एक एक टॉपिक का आपको एनालिसिस की कितने नंबर का क्या कर सकते हो आप, कैसे क्वेश्चंस लगा सकते हो, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आता है। ठीक है, तो आपको पहले एनालिसिस सबसे जरूरी है पेपर का कि आप कितने नंबर का कर रहे हैं अटेम्प्ट, आपको कौन सा टॉपिक करना है। तो ऐसा जरूर देखिएगा कि आपको मतलब कि कहाँ क्या मिल रहा है, कितना आपके पास अगर प्रोजेक्ट। देखिए आपको जो ये 35,000 दिख रहा है ना, जब आप केमिकल्स की बात करते हो ना, केमिकल्स की, अगर आपने कोई रिएक्शंस लगाया, वो केमिकल आपका खराब हो गया, नहीं बना, और आपको दोबारा अपने पैसे से लाना पड़ गया, तो आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा केमिकल भी इतना महंगा आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि 35,000 रुपये कब लग गए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर केमिकल्स नहीं है तो आईआईटीज वगैरह में तो ऑलमोस्ट होता ही है। बाकी आप मान लीजिए जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज से करते हैं तो बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल लाएंगे जी आकाशी, बिल्कुल लाएगा, बिल्कुल स्ट्रेटेजी एकदम बढ़िया आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको देखनी है जब आप पीएचडी में एडमिशन लो, तो आपको ये बात थोड़ा सा नोट करना है कि आपके गाइड के अंडर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसा क्या केमिकल है, कैसा क्या माहौल है। मतलब आपको जो 30-35,000 दिख रहा है वो आपको बाद में थोड़ा सा मतलब आपके पास भी बचा रहे कुछ, ऐसा नहीं हो कि आपका केमिकल केमिकल में जा रहा हो। इसके बाद बात आती है एचआर की, हाउस रेंट की बात आती है। हाउस रेंट एक ये भी अलग से मिलता है आपको, हाउस रेंट। मान लीजिए इन 35,000 के या 31,000 के अलावा मैं बात करूं, ठीक है, 35,000 और 31,000 के अलावा मैं बात करूं, तो आपको पता है कि जो हाउस रेंट है, मतलब आप किसी सिटी में रह रहे हैं और अपने खर्चे पे बाहर रह रहे हैं, ये हाउस रेंट कब मिलता है? अगर आप उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रह रहे हो। अगर आप उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अगर हॉस्टल में है तो आपको हाउस रेंट नहीं मिलेगा। और हाउस रेंट कितना होता है ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर जगह, मान लीजिए कहीं मैं बोल दूं कि ये 20% मिल रहा है, कहीं 16% मिल रहा है, तो ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। हाउस रेंट का मतलब है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस सिटी में रह रहे हो, वहां का खर्चा कितना है। मान लीजिए एक आप लोकल शहर में रह रहे हो, ठीक है, एक आप दिल्ली जैसे शहर या बॉम्बे जैसे शहर में रह रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग रेंट डिसाइड होता है। ये पूरा ब्रोशर आपको मिल जाता है, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है कि कितने मार्क्स का मतलब कितना हाउस रेंट किसके लिए है। मतलब ये 10%, 20%, 16%, ये सब क्या होता है, डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस कि आप कौन से प्लेस पे हैं। और अगर आप हॉस्टल के, इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको ये मामला नहीं मिलता है साहब एकदम से, फिर आपको ये नहीं मिलता है। फिर जो ये चीज है ये आपको नहीं मिलती है, ये वाली हाउस रेंट वाली आपको नहीं मिलती है। हाउस रेंट तभी मिलता है जब आप इंस्टीट्यूट से बाहर अपने कमरे या अपने खर्चे पे रहते हो, तब मिलता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और बहुत से एग्जाम है, जैसे आपने मान लीजिए पेटेंट ऑफिसर, इनका तैयारी कर रहे हैं तो इनका भी सिलेबस सीएसआईआर नेट जैसा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप बहुत सा जॉब पीएसयूज में आपको जॉब मिल सकता है, टिफर में, गेट के बेस पे, बार्क में, आइजर में, मोहाली, बंगलोर, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है पीएसयूज जो है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, इनमें भी आपको इजिली जॉब मिल सकता है। तो एक बात तो क्लियर है, अगर जो मुन्ना नेट की तैयारी कर रहा है तो उसको मैं बता देता हूं कि वो गेट की भी करे, और जो गेट की कर रहा है वो नेट की भी करे, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका क्या है, सिलेबस सेम है। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है। गेट में गेट क्लियर करना मुश्किल नहीं है, गेट का सर्टिफिकेट लेना मुश्किल नहीं है, सर्टिफिकेट लेना आपको मुश्किल नहीं है। गेट का सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाता है, 100 में से आप 30 नंबर ले आते हैं तो मिल जाता है। बट वो सर्टिफिकेट आपके काम का नहीं है जब तक आप रैंक नहीं लेके आओगे, रैंक, और जब तक आप रैंक नहीं लेके आओगे तो आपको पता है कि रैंक नहीं आएगा तो जॉब नहीं मिलेगा, और जॉब नहीं मिलेगा तो हम सर्टिफिकेट का क्या करेंगे बताओ भाई साहब। हम क्या उसको रिज्यूम में डालने के लिए किया है? क्या हमने उसको सिर्फ रिज्यूम में डालने के लिए किया है?
तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो आपको CSIR नेट के लिए और गेट के लिए एक साथ तैयारी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि। और एक बात और बता देता हूं, स्ट्रेटेजी की बात आ गई है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मुन्ना लोग, जब भी आप CSIR नेट के लिए अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, CSIR नेट का सोच रहे हैं, अगर आप CSIR नेट क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो सबसे बेस्ट मैं आपको बता देता हूं, आपने पहले कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अब आप अब इस टाइम पे कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी चीजें। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने अभी स्टार्ट किया आज से, अगर किसी ने आज से ही स्टार्ट किया है मान लीजिए, तो वो कैसे करे? क्या वो 40-40 लेक्चर देखे एक टॉपिक के? कि वो अभी आज किसी मुन्ना ने स्टार्ट किया और वो कहता है कि मैं दिसंबर वाला एग्जाम देना है सर, मेरे को दिसंबर 2021 का, मतलब उसका टारगेट, सर आप बेसिक वीक है, अगर मुझे मेरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो क्या मैं बुक्स पढ़ने पर ध्यान दूं या फिर वीडियो से मेरे कंसेप्ट क्लियर करूं? आकाश इसी पे बताऊंगा, 1 मिनट रुको। आपका बिल्कुल जायज पॉइंट है ये, एकदम से बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है, तो उसी पे आ रहा हूं मैं। अब देखो, इसी से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए अब क्या होता है कि किसी ने आज मन बनाया कि मेरे को CSIR नेट का तैयारी करना है, मान लीजिए कोई MSc का स्टूडेंट है, उसने MSc जैसे तैसे कर लिया, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता था, 50-60-70% तक नंबर था, 60% उसका मीडियम ठीक था, वो ना ज्यादा इंटेलिजेंट था ना ज्यादा डल था। उसको घर वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला नेट की तैयारी कर ले, वो नेट की तैयारी करने लग गया। अब मुझको एक बात बताओ, वो क्या उसके मन में क्या होता है, यार नेट में ना बोला है कि बेसिक बहुत आता है, अब तुम्हारा बेसिक नहीं होगा तो तुम्हारा नेट नहीं होगा, तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तो तुम्हारा नेट नहीं होगा। फिर वो क्या करते हैं, वो लगते हैं, अच्छा केमिस्ट्री में करना है, मेरे पास +1 की किताब पड़ी है, मेरे पास +2 की बुक पड़ी है केमिस्ट्री की, और वो क्या करेगा भाई साहब, पहले +2 की खोलेगा, उनको पढ़ना स्टार्ट कर देगा +2 की बुक को। भाई साहब मैं कहता हूं कि अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी ओरिएंटेड पढ़ना है हमको। ये नहीं है कि मैं अब JEE का पढ़ने लग जाऊं, नीट का पढ़ने लग जाऊं या +2 का पढ़ने लग जाऊं, जो CSIR में आएगा ही नहीं, इवन JEM का ही नहीं, JEM का लेवल भी लो है, तो नेट का करना है तो नेट लेवल का पढ़ना है। बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्वेश्चन इतना भी नहीं आता है कि बेसिक नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। बात सुनो मेरी, अगर मान लीजिए तुम रिएक्शन किसी भी टॉपिक को कर रहे हो, ऑर्गेनोमेटालिक्स को कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्टिंग वाले पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैटालिटिक साइकिल से कितना क्वेश्चन आ रहा है, आ रही बात समझे, कैटालिटिक साइकिल से कितना आ रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से कितना आ रहा है, NMR पढ़ रहा हूं तो किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और ये सारी चीज का आइडिया आपको कौन देता है? ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है। अच्छा अब बात आती है कि सर हमको बुक पढ़ना चाहिए, जैसे अभी आकाश का क्वेश्चन था कि सर क्या मैं बुक पढ़ूं? भाई साहब आप देखिए, क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड बुक से, लाइक हुई, हाउसक्राफ्ट, क्रैबट्री, क्लैडन, जोफिल, क्रोथर्स, ठीक है। तो अगर इन क्वेश्चंस, इन बुक्स को अभी आप पढ़ने लगते हो, मान लीजिए आप कितनी बुक पढ़, देखिए सुनिए साहब जी, BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट गेट का पेपर दे सकता है, और जो तुम आप बोल रहे हो ग्रेजुएशन के बाद MSc फर्स्ट में देख सकते हो आप, इसके अलावा बीटेक वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, जो 4 ईयर का कोर्स है वो दे सकता है, 4 ईयर का स्टूडेंट है वो ड्यूरिंग दे सकता है 4th ईयर में, और अगर जो 3 ईयर वाले हैं जो BSc कर रहे हैं वो नहीं होगा, MSc वाले MSc फर्स्ट से दे सकते हैं साहब, MSc फर्स्ट से। MSc में एनरोल होना पड़ेगा आपको, और जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके HOD के साइन भी होके जाते हैं साहब, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुई ये वाली बात, ये वाली बात क्लियर हुई। तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अभी जो तैयारी करने लगा है, जो मुन्ना अभी सोच के कर रहा है कि दिसंबर के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको चाहे कुछ भी आता हो कुछ भी नहीं आता हो, वो ये जरूर लगा के जाएगा एग्जाम में जाने से पहले, ये लगा के जाएगा एकदम से सब क्वेश्चन। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आंसर देख के जाना है मेरे को, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको जान के जाना है, कंसेप्ट मतलब उस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हीमोसाइनिन पे क्वेश्चन आया है तो आपको हीमोसाइनिन के बारे में जानकारी होना चाहिए, मस्ट, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अब मैं ये नहीं बोलता कि आज तुम बुक पढ़ने लग जाओ, बुक का मतलब यार तुम कितनी बुक पढ़ सकते, एक स्टूडेंट कितनी बुक पढ़ लेगा? अभी बुक पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है MSc के दौरान, जब आप MSc कर रहे हो उस दौरान आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप बुक पढ़िए। जब आप कंपटीशन एग्जाम के लिए उतर आते हो ग्राउंड के अंदर, तब आपके पास टाइम नहीं होता कि आप बुक पढ़े,
तब आपको उनसे पढ़ो जिसने बुक पढ़ रखा है, और जो वो बताए वो बात डायरेक्ट एग्जाम को आप में टच कर जाए। आई पास्ड आउट बीएससी फ्रॉम सोल। बहुत बढ़िया, जल्दी आप एमएससी में एडमिशन लीजिए, फिर आप नेट का दीजिए साहब, एकदम से फर्स्ट ईयर से दीजिए। हाँ, आप क्लियर कर लेते हैं, मान लीजिए एमएससी फर्स्ट ईयर के दौरान आप नेट क्लियर कर लेते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आपका एमएससी 55% के साथ, आप 55% के साथ एमएससी क्लियर कर लेंगे। एमएससी का अपना आप डिग्री दिखाओगे कि सर मेरा 55% के साथ है, तब आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है नेट का। तो ये क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए, आपके पास 55% क्या होना चाहिए, एकदम से होना चाहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का दोस्तों एकदम से। तो नेट के बारे में मैंने आपको सफिशिएंट जितना नॉलेज जितना हो सकता है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। ठीक है, तो यहां तक का ये मामला अपना होता है आज क्लियर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एमएससी के, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। बट आपको एग्जाम देने के बाद अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको क्या करना होगा, 55% के साथ एमएससी पास आउट, मतलब आपको एमएससी में कम से कम 55% नंबर लेके आना होगा, तभी आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, आप दे सकते हो, और बीटेक वगैरह वाले भी दे सकते हैं, बीएस बीटेक एमबीबीएस जो भी करते हैं वो भी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने एक एक एग्जाम एक एक डिटेल आपको शेयर कर दी है, एंड थैंक यू सो मच। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज मैं वीडियो को कर रहा हूँ एंड, बताइएगा जी। और अब इस टाइम पे आप बुक बिल्कुल मत पढ़िए, बुक का टाइम जा चुका है दोस्तों। अब आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ऐसी चीजें पढ़िए जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में टच कर जाए, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्या कर जाए, टच कर जाए एकदम से डायरेक्ट। सर फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ें? देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए एग्जैक्ट ऐसा कोई बुक नहीं है कि आप एक बुक से पढ़ लीजिए। देखिए, एसएससी सीजीएल में जो पेपर आता है ना, एसएससी सीजीएल वगैरह में जो पेपर आता है, एसएससी सीजीएल वगैरह में उसका, और नेट के लेवल के पेपर में जो नेट में क्वेश्चन आते हैं उनका अलग लेवल है साहब, उनका अलग लेवल है। तो जैसे अभी आपको, सर एक मिनट, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आपके पास एसएससी सीजीएल लेवल का अगर आप पार्ट ए का पढ़ते हो ना, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ये होगा कि आप देखिए, जो पार्ट ए है ना, उसमें से मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा सफिशिएंट थोड़ा सा लगाओगे ना। नहीं सर, मेरे पास एक साल है। क्या आप एमएससी में आकाश? तो पार्ट ए के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको नीतू। आप पार्ट ए के लिए जितने पीवाईक्यूज है, चाहे वो केमिकल साइंस में आया हो, चाहे वो फिजिकल साइंस में आया हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, नेट के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस का, जैसे कोई सर्कल का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, इस टाइप का एक क्वेश्चन ऐसा आया सर्कल का, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे ये आया है, उस क्वेश्चन को करो, उस सर्कल वाली प्रॉपर्टी सारी अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। किसी भी चैनल से, किसी भी, जैसे अनअकैडमी पे आपको पढ़ा रहे होंगे जनरल एप्टीट्यूड का, तो आप एक टॉपिक को, एक क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, रैंडम मत पढ़िएगा, क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 15 क्वेश्चन में से मैं 5 से 7 क्वेश्चन लगा पाऊं। अगर आप 5-7 क्वेश्चन भी लगा लोगे तो आप बहुत अच्छे से, और फिर पढ़ू या नहीं पढ़ू, आपके पास अगर 1 साल है तो आप पूरा बुक मत पढ़िए। आपको ये नहीं पढ़ना कि आपको पहली लाइन से लेकर बुक का एक एक लाइन लास्ट तक पढ़ना, ऐसा नहीं करना आपको कि मेरे को एक बुक का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि मान लीजिए आपको, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हाउस क्राफ्ट की बात की मैंने, हाउस क्राफ्ट की, ठीक है, या मैंने हुई की बात की, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेशन का, आज आप ऑर्गल डायग्राम पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आप आज ऑर्गल डायग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे। पहले आपने मान लीजिए वीडियो देख लिया ऑर्गल डायग्राम का, आपने उसका क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद क्वेश्चन देख लिया, वीडियो देख लिया, आपने एक बार ऑर्गल डायग्राम का जानकारी ले लिया, और ऑर्गल डायग्राम का जानकारी लेने के बाद आप फिर जाइए बुक के पास, और बुक के अंदर आप जाइए और आप कहिएगे ये हमारे पास हुई का बुक है साहब, और इस बुक के अंदर हमको देखना है कि ऑर्गल डायग्राम में क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें हैं, या उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है बुक के अंदर। अगर आप पहले बुक पढ़ते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप पहले अपना कंसेप्ट
जितना आसानी से आपसे जहां से सीखा जा सकता है आप वहां से सीखिए। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर, देन आपके बुक के पास जाइए कि कुछ अलग है क्या बुक में। ये होता है पैटर्न पढ़ने का, बुक पढ़ने का। ठीक है, ओके, क्लियर है आकाश? हर बुक के लिए, ऐसा नहीं कि इसी हुई का ही बोल रहा हूं, कोई भी टॉपिक हो, मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, स्पीरो रिएक्शन पढ़ना है, फेरोस्की रीअरेंजमेंट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है मान लीजिए, तो आप उस ऑर्गेनिक का बुक देखेंगे, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, फिर आप देखिए कि बुक में कुछ अलग है क्या। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बुक पढ़ने लग जाओ तो भाई साहब इतना इतना मोटा बुक कब पढ़ोगे आप? आ रही है बात समझ में? ओके।